14 साल बेतहाशा पैसा लगाकर मुगले आजम बनाने वाले के आसिफ हाथी घोड़े दिखाने के लिए रक्षा मंत्री से इजाजत ली थी, लेकिन पत्नी ने दिया था श्राप और बोला कि तुम बेमौत मरोगे। कैसी रही के आसिफ की जिंदगी और क्या है मुगले आजम की कहानी, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सबका इस चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट्स बाय आरजे साजिद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर के आसिफ, जिन्होंने अपने करियर में 2 फिल्में डायरेक्ट की थी, हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मुगले आजम भी इन्हीं की देन है। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 14 साल लगे थे। इसमें उन्होंने पैसे को पानी की तरह से बहाया था कि सभी सीन रियल लगे। इस फिल्म के सिर्फ एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में 10 लाख का खर्चा आया था और 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद ने ये गाना चुना था। एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनके इसी पागलपन की वजह से उन्हें डायरेक्शन से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन मनमोहन देसाई के कहने पर उन्हें इसे डायरेक्ट करने का मौका फिर से मिल गया। फिल्म मुगले आजम में पहली बार भारतीय सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा करने के लिए के आसिफ ने उस वक्त के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से बाकायदा इजाजत ली थी और इस सीन की शूटिंग पर कृष्ण मेनन खुद मौजूद थे। के आसिफ ने 4 शादियां की थी। उनकी इस हरकत से पहली पत्नी सितारा देवी बहुत नाराज हुई थी। आखिरकार उन्होंने घर छोड़ दिया और जाते जाते के आसिफ को श्राप दिया कि तुम बेमौत मरोगे, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। जब सालों बाद 9 मार्च 1971 को संजीव कुमार के घर अचानक के आसिफ की मौत हो गई तो सितारा ने कसम तोड़ दी और पत्नी होने के नाते सारी रस्में अदा की। किस्सा शुरू करते हैं फिल्म मुगले आजम से। इस फिल्म की मेकिंग तब शुरू हुई थी जब देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। उर्दू नाटककार इम्तियाज अली ताज ने 1922 में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में एक नाटक लिखा था। इसी से इंस्पायर्ड होकर के आसिफ और प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम ने फिल्म मुगले आजम बनाने के बारे में सोचा। इसके बाद 1940 में बॉम्बे टॉकीज में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। फिल्म में अकबर का रोल के लिए चंद्रमोहन, सलीम के रोल के लिए डी.के. सप्रू और अनारकली के रोल के लिए नरगिस को कास्ट किया गया था। हालांकि 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन, राजनीतिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों की वजह से फिल्म की शूटिंग अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई। विभाजन के बाद प्रोड्यूसर शिराज अली पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद फाइनेंसर के तौर पर के आसिफ के पास कोई नहीं था। बाद में शाहपुर जी मिस्त्री फिल्म के फाइनेंसर बने। 1949 में एक्टर चंद्रमोहन की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। साथ ही कई लोगों ने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। इसके बाद नए स्टार कास्ट के साथ फिल्म मेकिंग की दोबारा शुरुआत हुई। नए स्टार में पहले सलीम के रोल के लिए के आसिफ ने दिलीप कुमार को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में कास्ट कर लिया था। अनारकली के रोल के लिए पहले नूतन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद मधवाला को अनारकली के रोल में एंट्री मिली। के आसिफ फिल्म से जुड़ी हर चीज को बेहद बारीकी से करते थे। मुगले आजम का सेट बनवाने में 2 साल लग गए थे। भारत में रंगीन शीशा उतना अच्छा नहीं मिलता था, इसलिए के आसिफ ने बेल्जियम से शीशा मंगवाया था। एक बार फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री ईदी पर चांदी की प्लेट पर कुछ सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए लेकर के आसिफ के घर गए थे। आसिफ ने सिर्फ टोकन के तौर पर एक सिक्का उठा लिया और कहा, बाकी बचे पैसों से आप बेल्जियम से शीशा मंगवा दीजिए। इस फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या भी आज के फेमस गानों में से एक है। इस गाने के फिल्माने में करीब 10 लाख का खर्च आया था। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने ये गाना चुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो धुन या गूंज नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें उस गाने के लिए चाहिए थी। के आसिफ फिल्म मुगले आजम के लिए यादगार म्यूजिक चाहते थे। इसके लिए वो एक बार नोटों से भरा बैग लेकर नौशाद साहब के घर चले गए थे। उनकी ये हरकत नौशाद साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने पैसों से भरा सूटकेस फेंक दिया। सारे नोट कमरे में बिखर गए। तभी उनका नौकर कमरे में आ गया। इतने सारे पैसों को देखकर उसने नौशाद साहब की बीवी को जाकर बता दिया। फिर उनकी बीवी भी कमरे में आई और पूछा कि माजरा क्या है। इसके बाद वो और नौकर दोनों पैसे उठाने लगे। के आसिफ ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, जिद मत करिए नौशाद साहब, पैसे रख लीजिए और आप ही मेरे साथ काम करेंगे। इस पर नौशाद साहब भी मुस्कुराकर बोले, आप अपने पैसे वापस लीजिए, हम लोग साथ काम करेंगे। फिल्म के एक सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत पर पृथ्वीराज कपूर को नंगे पांव चलना था। इस सीन को पूरा करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव पर छाले पड़ गए थे। जब ये बात के आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। उनके इस डेडिकेशन पर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए थे। फिल्म मुगले आजम में पहली बार भारतीय सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था।
युद्ध के सीन को फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को शामिल किया गया था। ऐसा करने के लिए के आसिफ ने रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन से बाकायदा इजाजत ली थी और इस सीन की शूटिंग पर रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। के आसिफ फिल्म मुगले आजम को एक बेहतरीन फिल्म बनाना चाहते थे। इस वजह से समय और पैसे दोनों की कमी हो गई थी। इस बात से तंग आकर फिल्म के निर्माता शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री दूसरा डायरेक्टर चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने सोहराब मोदी को फिल्म के लिए चुना। कई मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि फिल्म को सोहराब मोदी डायरेक्ट करेंगे। एक दिन सोहराब मोदी मुगले आजम का सेट देखने गए। लौटते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो गई तो शाहपुर जी ने अपने ड्राइवर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। शाहपुर जी का ड्राइवर रास्ते में सोहराब मोदी से कहने लगा, साहब आसिफ मियां भी अजीब आदमी हैं। यहाँ शूटिंग पर अनारकली के लिए हीरे मोती की जिद करता है, लेकिन खुद उसके पास केवल 2 जोड़ी कुर्ता पजामा है। यहाँ दिन रात हीरे पन्नों की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, लेकिन खुद एक छोटे से घर में रहता है। सोता भी चटाई पर है। इतना ही नहीं, जब सैलरी आती है तो दोस्तों और स्टूडियो के मजदूरों में बांट देता है। साहब ये के आसिफ बड़ा भला आदमी है। गाड़ी में ड्राइवर की बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने घर पहुंचकर शाहपुर जी को फोन लगाया और कहा, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। मेरी एक सलाह है कि अगर आप इस फिल्म का भला चाहते हैं तो के आसिफ के अलावा फिल्म का निर्देशन किसी और को मत दीजिए। इस तरह के आसिफ फिल्म के डायरेक्टर बने। के आसिफ सितारा देवी के पहले पति नजीर के भांजे थे। मामा का हाथ बटाने के लिए वो हमेशा प्रोडक्शन जाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात हम उम्र सितारा देवी से हुई थी। सितारा को स्टूडियो में काम करने के पैसे नहीं मिलते थे, जिससे वो नजीर से नाराज रहती थी। वहीं के आसिफ भी अपने मामा नजीर से परेशान रहते थे। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी तरफ नजीर भी रोज रोज के आसिफ के स्टूडियो पहुंचने और पत्नी से बात करने पर नाराज थे। उन्होंने के आसिफ के लिए दादर में दर्जी की दुकान खुलवा दी, जिससे वो सितारा से दूर चले जाएं। लेकिन इसके बाद भी सितारा और के आसिफ नजदीक आ गए। बाद में सितारा देवी ने नजीर से तलाक लेकर उनके भांजे के आसिफ से 1944 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। सितारा से शादी के 2 साल बाद ही के आसिफ ने लाहौर जाकर दूसरी शादी कर ली। उनकी इस हरकत से सितारा बहुत दुखी हुई थी। वो कहती थी कि के आसिफ बेहद शरीफ, ज़हीन और तरक्की पसंद इंसान थे और मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन मुझे उनकी रंगीन मिजाजी बर्दाश्त नहीं होती थी। 40 के दशक में सितारा की दोस्त निगार से तीसरी शादी की। फिल्म मुगले आजम में सितार के कहने पर ही निगार को मधुबाला के साथ गाने तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे में काम मिला। के आसिफ की इस हरकत से भी सितारा को बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बावजूद उन्होंने के आसिफ से रिश्ता नहीं तोड़ा। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो निगार के बच्चों को खूब प्यार करती थी। उनकी बेटी जयंती माला ने फेमिना को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सितारा देवी ने कभी पति के धोखे का असर निगार से अपनी दोस्ती पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने गुस्से और दर्द को समेटा और अपनी तड़प नृत्य के जरिए जाहिर की। के आसिफ ने चौथी शादी दिलीप कुमार की बहन अख्तर आसिफ से की थी। दिलीप कुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन के आसिफ से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया था। गुस्सा ऐसा कि दिलीप साहब मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। सितारा देवी भी पति की इस हरकत से बहुत नाराज थीं। आखिरकार उन्होंने घर छोड़ दिया और जाते जाते के आसिफ को श्राप दिया, तुम बेमौत मरोगे, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। जब सालों बाद 9 मार्च 1971 को संजीव कुमार के घर अचानक के आसिफ की मौत हो गई तो सितारा देवी ने कसम तोड़ दी और पत्नी होने के नाते सारी रस्में अदा की। जाते जाते के आसिफ हिंदुस्तान को हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मुगले आजम के रूप में दे गए, जिसे एक्टिंग का स्कूल माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मुगले आजम का ये सफर और के आसिफ की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू? बाकी अगर आप चाहते हैं किसी और फिल्म के बारे में मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए फैक्ट्स बाय आचिज साजिद।